स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द डिफेंडर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। यदि आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होता है जहां में अलेक्जेंडर और व्हाइट हेड को एक साथ दिखाया जाता है। दरअसल व्हाइट हेड भी हैंड ग्रुप के लीडर में से एक था और ये वही बंदा था जो हार्लेम के लड़कों से क्राइम करवाया करता था। वो अलेक्जेंड्रा से कहता है कि हमें ब्लैक स्काई मिल चुकी है। दरअसल ब्लैक स्काई कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रा ही होती है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रा के डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। दरअसल इलेक्ट्रा मर चुकी थी पर अलेक्जेंड्रा अपना लास्ट रिसोर्स यूज करके उसे जिंदा करने वाली थी, क्योंकि ये जानती थी कि इलेक्ट्रा ही एक ऐसी है जो इनके प्लान को कामयाब बना सकती है। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इलेक्ट्रा की मौत कब हुई थी। तो इसके लिए आपको डेयरडेविल सीरीज देखनी होगी। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैं इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रा के डेड बॉडी को एक स्टोन के बॉक्स में रखा जाता है और फिर उसमें एक खून जैसा लिक्विड डाला जाता है, जिससे थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रा जीवित होकर उससे बाहर निकलती है। वो बहुत डरी हुई थी पर अलेक्जेंड्रा उसे शांत करती है और कहती है कि हमने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है, पर इस हादसे की वजह से तुम अपना याददाश्त खो चुकी हो, लेकिन तुम अब से हमारे लिए काम करोगी। इधर प्रेजेंट टाइम में हमें स्टिक को दिखाया जाता है, जिससे अलेक्जेंड्रा कहती है कि जिस जंग की तुम तैयारी कर रहे थे वो जंग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन स्टिक उससे कहता है कि जब तक आयरन फिस्ट जिंदा है ये जंग कभी खत्म नहीं हो सकता। तभी इलेक्ट्रा वहां पहुंचती है और अपनी तलवार को स्टिक के गर्दन पर रख देती है। इलेक्ट्रा को देखकर स्टिक काफी हैरान होता है क्योंकि उसी ने ही इलेक्ट्रा को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब वो ब्लैक स्काई बन चुकी थी, यानी कि वो अब हैंड के लिए काम करती थी। इसी बीच स्टिक बड़ी चालाकी से उनकी तलवार छीनकर उन्हें दूर होने पर मजबूर कर देता है। चूंकि उसका हाथ हथकड़ियों से बंधा हुआ था इसलिए वो अपने हाथ को काटकर उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर मैट जेसिका से मिलने के बाद उस केस के बारे में पूछता है जिसके चलते जेसिका को अरेस्ट किया गया था, और मैट को जेसिका का केस उसके दोस्त फॉगी नेल्सन ने दिया था। मैट ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था कि जेसिका जिस केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है वो कोई नॉर्मल केस नहीं है, लेकिन जेसिका कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें ल्यूक केस को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर को उस शख्स के बारे में बताता है जिसने कि उसे एक जोरदार पंच मारा था। क्लेयर उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि ये सिर्फ आयरन फिस्ट ही कर सकता है, इसलिए वो उसे कॉल कर उसे मिलने के लिए कहती है। दरअसल क्लेयर आयरन फिस्ट को पहले से ही जानती थी। फिर ये लोग आपस में मिलते हैं जहाँ ल्यूक केस डैनी से उसके पावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर डैनी कहता है कि मैं एक मिस्टिकल प्लेस कुलनूल से आया हूँ जहाँ के मॉन्क्स ने मुझे ट्रेनिंग दी थी और एक ड्रैगन को हराने के बाद मुझे एक की मिली थी जिससे मैं आयरन फिस्ट बन पाया। ये बात सुनकर ल्यूक केस थोड़ा हैरान होता है। फिर उनके बीच हुई बातों से उन्हें ये पता चलता है कि जिस बंदे की तलाश में डैनी और कॉलिन लगे हुए थे वो व्हाइट हैट से मिला हो सकता है। फिर डैनी की दोस्त कॉलिन सभी को बताती है कि शायद व्हाइट हैट हैंड ग्रुप का ही कोई आदमी हो सकता है, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। पर यहाँ पर डैनी और ल्यूक का ओपिनियन मैच नहीं होता, इसलिए ये लोग अलग अलग ही काम करना पसंद करते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक केज उस लड़के से मिलने के लिए जेल में पहुंचता है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सारी चीजें बतानी होगी क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि ये लोग कितने डेंजरस हैं और अभी भी हम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ल्यूक उससे दोबारा पूछता है, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता। वो बस ल्यूक से इतना कहता है कि प्लीज मेरी माँ के पास चले जाना और उन्हें मेरी तरफ से सॉरी कहना क्योंकि मुझे उनकी बहुत परवाह है। इधर दूसरी तरफ डैनी अपनी दोस्त कॉलिन से मिलता है और उससे कहता है कि हम इस तरह से हैंड ग्रुप का पता नहीं लगा सकते, हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। दरअसल डैनी एक बड़ी कंपनी का मालिक होता है और ल्यूक केज ने उसे बताया था कि तुम अपनी बिजनेस कंपनी के जरिए हैंड ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा सकते हो और ये सबसे अच्छा रास्ता होगा। इसलिए डैनी सीधा अपनी कंपनी पहुंचता है जहां उसे एक स्टाफ देकर बोलती है कि आप बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं। फिर डैनी उससे कहता है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाना है कि क्या उसने कभी हमारी कंपनी के साथ कोई बिजनेस किया है या नहीं। स्टाफ के द्वारा नाम पूछने पर डैनी कहता है कि मुझे हैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। ये सुनकर वो लेडी थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर उसे बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो पूरी वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है और हमें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि एक मिडलैंड सर्किल नाम की कंपनी ने अपने सारे दूसरे कंपनी को बेचकर अपना सारा पैसा एक जगह लगाने वाली है, जिसका बोर्ड मीटिंग कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। ये सुनकर डैनी वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो उस लड़के की माँ के पास पहुंचता है जो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका बेटा जेल में बंद था
वो ल्यूक से कहती है कि मैं प्रे के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जिस पर ल्यूक कहता है कि वो बुरे लोगों के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब मैं उन्हें रोकूंगा। फिर वो लेडी ल्यूक को कुछ बॉक्स के बारे में बताती है जिसे उसके बेटे ने वहां पर रखा था। जब ल्यूक उस बॉक्स को देखता है तो उसमें काफी सारे पैसे होते हैं और साथ ही में उसके रैपर पर उसी मिडलैंड सर्किल कंपनी का नाम लिखा था, जिसके बारे में डैनी को भी अपनी कंपनी से पता चला था। उसी दौरान उस लड़के की माँ को फोन आता है और वो बहुत रोती है। दरअसल उसके बेटे का जेल में ही मर्डर हो गया था। ये जानकर ल्यूक को भी बहुत बुरा लगता है। इधर जेसिका को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि रेमंड दरअसल मिडलैंड सर्किल कंपनी के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था। ये जानकर जेसिका भी पता लगाने के लिए उस जगह पर पहुंचती है, पर मैट उसे अंदर जाने से रोकता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ अकेले खतरे में पड़ सकती हो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ सेंस कर पा रहा हूँ। पर जेसिका उसकी बात नहीं मानती, जिस पर मैट उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इधर दूसरी तरफ डैनी अपनी पहचान के चलते सीधा मिडलैंड सर्किल के बोर्ड मीटिंग में पहुंचता है, जहां वो लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और तुम ही लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज कर दूंगा और साथ ही में तुम लोग सारी चीजें खो दोगे जैसे कि मैंने खोई थी। जिस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं पहले भी आयरन फिस्ट का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। और तभी डैनी के पीछे खड़ी एक लेडी उस पर अपना गन पॉइंट करती है, पर डैनी बड़ी फुर्ती के साथ उसका गन छीनकर उसे पकड़ लेता है। तभी वहां का दरवाजा बंद होता है और उनके पास बोर्ड मेंबर्स के नाम पर सारे गुंडे होते हैं और फिर ये सारे लोग डैनी पर एक साथ ही टूट पड़ते हैं। पर इसके बावजूद भी डैनी सभी लोगों पर अकेले ही भारी पड़ता है। पर तभी वहां पर कुछ लोग वेपन्स लेकर पहुंचते हैं, पर एन वक्त पर ही ल्यूक वहां पहुंचता है और उसका शील्ड बनकर उसे बचा लेता है। फिर ये दोनों मिलकर सभी की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। इधर मैट को भी कुछ सेंस होता है और वो जेसिका को लेकर फाइट वाले जगह पर पहुंचता है। जब ये चारों आमने सामने होते हैं तो ल्यूक जेसिका से कहता है कि तुम यहाँ कैसे और ये तुम्हारे साथ आंखों पर पट्टी बांधे हुए कौन है, जिस पर जेसिका कहती है कि ये लंबी कहानी है। तभी मैट यानी कि डेयरडेविल कहता है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई आ रहा है, जिस पर ल्यूक कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तभी इलेक्ट्रा वहां पहुंचती है और साथ ही में दूसरी तरफ से बहुत से लोग पहुंचते हैं। फिर ये पहला टाइम होता है जहाँ ये सभी डिफेंडर्स असेंबल होते हैं और एक साथ फाइट करते हैं। इलेक्ट्रा डेयरडेविल के साथ फाइट करती है, पर यह बात डेयरडेविल को पता नहीं था कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रा ही है। तभी इलेक्ट्रा डेयरडेविल को अपनी तलवार से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी डैनी एन वक्त पर पहुंचकर अपनी आयरन फिस्ट से उसकी तलवार को तोड़ देता है, जिसके पावर से इलेक्ट्रा दूर जाकर गिरती है। और सच में दोस्तों ये सीन देखने लायक होता है। फिर ये फाइट यहीं खत्म होता है और सभी डिफेंडर्स लिफ्ट में पहुंचते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।